नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक कर दी है। एक बार फिर से ये युद्ध शुरू हो चुका है। ये वही युद्ध है जो अभी मई में शुरू हुआ था और जुलाई आते आते वहां पर सीज फायर करा दिया गया था ट्रंप के द्वारा। लेकिन अब एक बार फिर से ये युद्ध भड़क चुका है। थाईलैंड ने इनिशिएट लिया है। थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक करी है अपने F-15 विमान से, जो कि अमेरिका का ही विमान है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में ये वार क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है, इन दोनों का विवाद क्या है, इसको आज की वीडियो में डिटेल से हम लोग समझेंगे। आपको याद होगा, अगर आपसे 6 महीने पहले जब ये युद्ध हुई थी तो मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था, आसान भाषा में समझाया था। वो वीडियो देखे हो तो ठीक है, नहीं देखे हो तो एक बार देख लेना, नहीं तो मैं इस वीडियो में भी मोटा मोटा आपको बता ही दूंगा कि क्या मामला है। खैर, आप ये आर्टिकल देख पाओगे रॉयटर्स का 8 दिसंबर का ये आर्टिकल है, यानी आज का। थाईलैंड ने लॉन्च किया है एयर स्ट्राइक एट द कंबोडिया एज बॉर्डर टेंशन रिग्नाइट। तो दोबारा से बॉर्डर टेंशन जो है वो शुरू हो चुका है। अब से ठीक 6 महीने पहले जुलाई 26 को देखिए थाईलैंड कंबोडिया के बीच में क्लैश हुआ था और 10 से ज़्यादा लोग जो है मारे गए थे। अब ये उस टाइम पर क्लैश हुआ, फिर ट्रंप आए और बहुत जल्दी जल्दी सीज फायर करा दिए थे। फिर सीज फायर का क्रेडिट ले गए थे। उन्होंने फिर बाद में क्लेम करना शुरू कर दिया कि भाई हमने 7 महीने में 7 वार रुकवाई है। इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर भी कराने को कह रहे थे और उनको नोबेल मिलना चाहिए था, लेकिन नोबेल खैर नहीं मिला। वो नोबेल नहीं मिला। दूसरा जब पीस प्राइज मिला, दूसरा शांति पुरस्कार मिला, उसके बाद फिर से युद्ध शुरू हो गया। तो लोग इस नज़रिए से भी देख रहे हैं कि एक पीस प्राइज नहीं मिला था नोबेल वाला, तब भी शांत थे, लेकिन दूसरा वाला जैसे फीफा का पीस प्राइज मिला, उसके बाद कि अब तो भाई मिल गया है, अब लड़ो तुम लोग। तो उसके बाद यहाँ पर युद्ध फिर से शुरू हो गया अचानक से। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं और मैप में देखते हैं पहले थाईलैंड और कंबोडिया है कहाँ पर। आप अगर देखोगे एशिया के मैप में, दक्षिण एशिया में खास करके, तो जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, बगल में ही यहाँ पर म्यांमार है, उसके बाद में थाईलैंड मिलेगा और उसके बाद में ही एक देश मिलेगा कंबोडिया। यहाँ युद्ध यही थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में हो रहा है। जो इधर से देखेंगे तो वियतनाम के पास में पड़ता है, इधर लाओस के पास, और इधर म्यांमार से अपना बॉर्डर लगाता है थाईलैंड। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच डिस्प्यूट आज का नहीं है, बहुत पहले से है। मतलब आप समझो, जब इन दोनों के बीच में बॉर्डर लाइन डिसाइड की गई 1907 में, तब से ही ये डिस्प्यूट है। उस टाइम पर कंबोडिया फ्रांस के अधीन हुआ करता था, फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी। उसी टाइम पर 1907 में 817 किलोमीटर लंबी ये थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में बॉर्डर डिसाइड किया गया। ये बॉर्डर लाइन बनाई गई, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, थाईलैंड ऊपर, नीचे के साइड में कंबोडिया। ये बॉर्डर लाइन जब बना तो इसमें विवाद इसलिए शुरू हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 मंदिर थे बॉर्डर एरिया पर। एक मंदिर था प्रिय विहर मंदिर, दोनों ही शिव मंदिर थे। दूसरा मंदिर था ता मुएन थाम मंदिर। अब ता मुएन थाम मंदिर को फ्रांस ने थाईलैंड में दे दिया और प्रिय विहर मंदिर को कंबोडिया में दे दिया। इधर कंबोडिया है, इधर थाईलैंड है। अब ये प्रिय विहार मंदिर एक्चुअली ये है कंबोडिया, ये है थाईलैंड का, लेकिन दे दिया कंबोडिया में। और यहाँ ता मुएन थाम मंदिर जो है ये है, इस पर क्लेम करता है कंबोडिया, लेकिन ये दे दिया इन्होंने थाईलैंड को। मतलब आप देख रहे हो, चाहे फ्रांस हो चाहे इंग्लैंड हो, ये लोग जब भी बॉर्डर डिसाइड करते थे तो कुछ ना कुछ विवाद जरूर छोड़ करके जाते थे कि जिससे तुम लोग लड़ते रहो। हम तो जा रहे हैं लेकिन तुम लोग लड़ते रहो जिंदगी भर। यही मंदिर का डिस्प्यूट आज तक बना हुआ है। यहाँ मंदिरों की बात करें तो दोनों ही हजार साल पुराने मंदिर हैं, भगवान शिव को समर्पित हैं। आप जानते हो कि कंबोडिया में ही एक अंकोर वाट मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अब तक माना जाता रहा है, बहुत दूरी तक ये फैला हुआ है। तो वो हालांकि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये शिव भगवान को समर्पित ये मंदिर है कंबोडिया में और थाईलैंड में। तो इसी को लेकर के डिस्प्यूट है। इसकी बाकी जो चीज़ें हैं वो इतिहास है, वो तो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता ही चुका हूँ। अच्छा, ये मामला फिर 1959 में आकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने 1962 में अपना फैसला सुनाया और इसमें इन्होंने कहा कि मंदिर कंबोडिया का है और कोर्ट थाईलैंड को अपने सैनिकों को हटने का आदेश दे दिया प्रिय विहर मंदिर को लेकर। सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट प्रिय विहर मंदिर को लेकर के ही है। अब यहाँ पर आदेश तो दे दिया यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, लेकिन थाईलैंड ने पूरी तरीके से स्वीकारा नहीं। थाईलैंड ने कहा कि आसपास की ज़मीन जो है ये तो हमारी है, मंदिर हम लोग हटा दे रहे हैं, लेकिन आसपास की जो ज़मीन है इस पर हमारा कब्जा रहेगा। ये विवाद बढ़ता रहा। आगे चल करके यूनेस्को वाले इसमें खेल कर गए। यूनेस्को वाले 2008 में आकर इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिए। अब इस बात से फिर थाईलैंड बौखला गया। थाईलैंड ने कहा कि ये यूनेस्को को नहीं करना चाहिए था, अब हम इस पर पूरी तरीके से कब्जा करेंगे, नहीं तो तुम यूनेस्को की साइट में अगर चला गया है तब तो फिर इससे फिर हमारा भी कंट्रोल गया, उनका भी कंट्रोल गया।
यूनेस्को के अंदर आ जाता है कंट्रोल। तो खैर ये सब चल रहा था, लेकिन अभी बीच में क्या हुआ कि 28 मई 2025 को बॉर्डर पर सैनिकों की भिड़ंत हो गई, और मई में ये भिड़ंत हुई, फिर छुटपुट घटनाएं चलती रही और आकर के जून तक ये वार के रूप में एक्सलेट हो गई। उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे, शिवनात्रा ये थी प्रधानमंत्री, तो ये इनकी एक ऑडियो वायरल हो गई। ऑडियो ये वायरल हुई कि ये थाईलैंड की पीएम थी और कंबोडिया के वहाँ के जो चीफ थे, जो उनके राजा हैं, उनसे ये बात कर रही थी और उनसे कह रही थी कि हम, अब हमारी सेनाओं की गलती है, उन्होंने एक्सलेशन किया वार का और हम उनको कंट्रोल करेंगे, मतलब थोड़ा सा नरमी दिखा रही थी। जबकि वहाँ के जियोग्राफिकल सिचुएशन में आप ऐसा समझो कि जैसे सिचुएशन ऐसे है जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो और भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान के पास फ़ोन करके कहे कि नहीं नहीं हमसे ही गलती हो गई है, हम थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, तो बेइज्जती वाली बात होगी ही। भारत की जो पब्लिक है वो पूरा सेंटीमेंट हाई हो जाएगा, खिलाफ हो जाएगा। ऐसे ही थाईलैंड में हुआ इनके खिलाफ। थाईलैंड की जनता, वहाँ के जो अपोजिशन लीडर हैं, सब इन पर हावी हो गए। इतना हावी हुए कि इनको अपना पद त्यागना पड़ा, जबकि इनके पिताजी भी प्रधानमंत्री रह चुके थे। तो ये पद अपना छोड़ दी। उसके बाद वहाँ पर दूसरे पीएम आए और दूसरे पीएम आए, लेकिन जब वार एक्सलेशन हो गया था तो फिर ट्रंप साहब बीच में आ गए। उस टाइम पर ये लगातार सीज फायर करा रहे थे, प्रति महीने एक युद्ध रुकवाने की दर से ये चल रहे थे, तो इन्होंने भी सीज फायर करा दिया। इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी थी कि ट्रंप ने एक और सीज फायर कराया। बात ये भी चली कि ये युद्ध शुरू करवाने के पीछे भी इन्हीं का हाथ था। ये युद्ध पहले शुरू करवाए और उसके बाद से फिर कुछ ही दिनों में ये शांत करवा दिए, जिससे इनका एक काउंट बढ़ जाए। खैर, ये अक्टूबर में आते आते जब नोबेल मिलना था तब तक ये पूरा दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन नोबेल कमेटी वालों ने कहा कि नहीं नहीं, आप जब नॉमिनेशन करना था तब नहीं रुकवाए थे युद्ध, अब रुकवा रहे हो, अगली बार के लिए अप्लाई करना। कुछ दिनों तक शांत रहा मामला। अभी जब फीफा का पीस प्राइज मिला ट्रंप को, उसके बाद मिलने के जस्ट 2 दिनों के बाद ही दिसंबर 8 को थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक कर दी कंबोडिया पर कि अब तो भाई जो तुमको मिलना था वो मिल गया है। नोबेल कमेटी के द्वारा नहीं मिला, चलो फीफा के द्वारा मिल गया, लेकिन मिल तो गया ना, अब हम अपना शुरू करते हैं। तो थाईलैंड ने अभी सुबह में F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया के एक कैसीनो पर एयर स्ट्राइक कर दिया। और ये जो कंबोडिया कैसीनो है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंबोडियाई सैनिकों का ये बेस बन रहा था, यहाँ पर सेना इकट्ठा हो रही थी। तो थाईलैंड के खिलाफ कुछ कार्रवाई होती, इससे पहले ही थाईलैंड ने वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर दी। अब एयर स्ट्राइक कर दी तो फिर से अब छिड़ गया है मामला। अब आगे जो भी अपडेट आएगा उस पर तो मैं आपको अपडेटेड वीडियो दूंगा ही। अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर ट्रंप भैया कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे ये भी देखना होगा। तो लेकिन अब इस बीच भारत किसकी तरफ है ये भी जानना जरूरी है। तो देखो, भारत अभी के लिए तो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है। भारत ने एडवाइजरी वगैरह जारी करके अपने नागरिकों को संतुष्ट कर दिया था। पिछली बार भी कहा था कि एम्बेसी की तरफ रहें, एम्बेसी संपर्क में रहें, बॉर्डर एरिया पर न जाएं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा जो लोग अभी आने वाले दिनों में यात्रा करने वाले हैं वो वहाँ पर जाने से बचें। खैर, जाएंगे कैसे, इंडिगो वाले वैसे ही स्ट्राइक लगा कर बैठे हैं। तो इन सब पर भारत का रुख तो अभी के लिए फिलहाल न्यूट्रल है, थाईलैंड और कंबोडिया दोनों के मामले में। वैसे अगर आप देखोगे कि थाईलैंड किसकी तरफ है, कंबोडिया किसकी तरफ, तो आप ऐसा ही मोटा मोटा समझ लो कि कंबोडिया ज़्यादातर इन्फ्लुएंस में रहता है चाइना के और थाईलैंड ज़्यादातर इन्फ्लुएंस में रहता है अमेरिका के। तो दुश्मन का दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। तो अगर कंबोडिया चाइना के संपर्क में ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत के साथ तो रहेगा नहीं और भारत उसको बहुत ज़्यादा खुलकर सपोर्ट तो करेगा नहीं। दूसरा एक और सिनेरियो, भारत में जो भी साइबर क्राइम की घटनाएं होती हैं, जो पैसा धोखाधड़ी से निकाल लिए जाते हैं, ये जो आप सुनते नहीं हो कि ऑनलाइन ये जो क्या कहते हैं डिजिटल अरेस्ट वगैरह घटनाएं, ये सब पता है कहाँ से होते हैं? ये सब कंबोडिया से होते हैं। भारतीय रहते हैं वो, लेकिन उन्हें कंबोडिया ले जाया गया रहता है धोखाधड़ी से। यहाँ के एजेंट्स जो है, ये बहुत सारे मामले, बहुत आया, बड़ा गंभीर मामला था, कई बंदे अभी छुड़वाए गए थे। यहाँ पर ये झांसा देकर के चलो विदेश में नौकरी दिलाएंगे, यहाँ पर लोगों को भेजा जाता है और उसके बाद वहाँ पर लोगों को पकड़कर ले जाया जाता है कंबोडिया में गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है कि अब तुम यहाँ से साइबर क्राइम करो। और कंबोडिया में बैठकर वो इंडिया में बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन सबको टारगेट करते हैं, स्पूफिंग करते हैं और उसके बाद फिर ये डिजिटल अरेस्ट वाली जैसी घटनाएं होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस अभी पकड़े गए थे, बहुत सारे बिहार के लड़के, बहुत सारे यूपी के लड़के, इनको छुड़वाया वहाँ से गया था। जब पकड़दारी हुई तो पता लगा कि भाई हम तो धोखे से यहाँ पर लाए गए हैं और हमें खुद यहाँ पीड़ित बना करके रखा गया है। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा ही। जाने से पहले आप 1 मिनट का ये ऑडियो सुनिए। अपनी ई बुक आई हुई है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की वार्षिकांक, जो साल भर का कंटेंट होता है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इससे बेहतर ई बुक अगर ला करके आप दिखा दोगे तो ये ई बुक मैं आपको फ्री में दे दूंगा।
ये मेरा मतलब एटीट्यूड नहीं, कॉन्फिडेंस है, भरोसा है इस अपने कंटेंट पर। आप इसका सैंपल देख सकते हो, हर एक टॉपिक कवर कराया गया है। आपने अगर कोई हमारी मंथली ई बुक ली होगी तो आप जानते होंगे कि हमारा कंटेंट किसी लेवल का रहता है। आप देख सकते हो, थोड़ा कुछ मैं इमेज ला करके बीच में दिखाया हुआ हूँ। लोकसभा चुनाव हो, बिहार का विधानसभा चुनाव हो, भारत के सभी राज्यों का स्टैटिक जानकारियाँ हो मैप वाइज, या फिर बजट हो जियोग्राफिकल के माध्यम से, इन्फोग्राफिक, चार्ट्स, टेबल, मैप, ये सब यूज करके आपके लिए ई बुक तैयार की जाती है। ये ई बुक पूरे वर्ष भर का, साल भर का कंटेंट मात्र आपको 99 में मिल रहा है, और ये आपको मिल रहा है MZT ऐप पर। फटाफट से जाइए MZT ऐप पर और ई बुक सेक्शन में जाकर इसको परचेज कीजिए। अगर मान लीजिए आप एंड्रॉयड यूज़र नहीं हो, iOS यूज़र हो या लैपटॉप विंडोज यूज़र हो, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, आपके पास ई बुक भेज दी जाएगी UPI पेमेंट के बाद। 7235939467 इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो UPI के जरिए भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।